हमारे जिसके क्रेडिट साइड में आते हैं प्रेफरेंस शेयर एंड ट्रांसफरी, जो कि हम जो प्रेफरेंस शेयर हम लेते हैं, और कैश जो होता है जो हमारा कैश आता है हम उसमें यहाँ लिखते हैं, और जो डेबिट साइड में हम लिखते हैं जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में हमने दिया है, और फिर हमारे लिखते हैं बाय रियलाइजेशन जो बैलेंस फिगर होती है। अब हम लोग देखेंगे इक्विटी शेयर इन ट्रांसफरी कंपनी, ट्रांसफरी अकाउंट। पहले हम लोग लेते हैं टू ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट, तो इसको हम लोग रखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, और उसके राइट हैंड साइड पे हम लोग रखते हैं इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। अब हम देखेंगे प्रेफरेंस शेयर इन ट्रांसफरी अकाउंट। अब हमने ट्रांसफरी अकाउंट को दिया होगा प्रेफरेंस शेयर, हम उसको यहाँ पे लिखेंगे डेबिट साइड पे, और जो भी हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया है वो हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। ट्रांसफर का फिर हमारा नेक्स्ट अकाउंट आता है ट्रांसफर कंपनी अकाउंट, जिसमें हम लेते हैं बाय इक्विटी शेयर्स इन ट्रांसफर, जो हम देते हैं बाय प्रेफरेंस शेयर्स इन ट्रांसफर, जो हम देते हैं प्रेफरेंस शेयर जो हम डिबेंचर देते हैं ट्रांसफर में, और जो हमारा कैश रिसीव्ड होता है वो हम इस साइड लिखते हैं डेबिट साइड, और जो हमारा रियलाइजेशन अकाउंट होता है जो हमारा बैलेंस फिगर होती है वो हम क्रेडिट साइड लिखते हैं। हाँ, तो इन दोनों का जो कहा है ट्रांसफर अकाउंट में, इन दोनों का बैलेंस जो होता है इक्वल होता है, क्योंकि हमारा परचेज कंसिडरेशन और जितने भी हमने पैसे दिए वो इक्वल होते हैं। अब हम देखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या आता है। इक्विटी शेयर कैपिटल में हम लिखेंगे पहले फिक्टिशियस एसेट, जो भी फिक्टिशियस एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिसका एग्जिस्टेंस नहीं होते बट उसका वैल्यू होता है, जैसे हमारा हो गया गुडविल, कॉपीराइट वगैरह हम यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद हम इक्विटी शेयर इन ट्रांसफर अकाउंट लिखेंगे, हमें जब कोई कैश मिला है वो हम लिखेंगे, फिर हम जो रियलाइजेशन है वो लिखेंगे। उसके बाद हम क्रेडिट साइड पे जो भी हमने इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया हुआ है, या हमने कोई रिजर्व रखा है, या हमने कोई रियलाइजेशन किया, तो हम उसको बैलेंस करके फिर हमारा निकल जाता है, इक्विटी शेयर कैपिटल हमारा खत्म हो जाता है। अब हम लोग बैंक अकाउंट को देखेंगे, तो बैंक अकाउंट में हम लोग बैंक अकाउंट को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, और रियलाइजेशन अकाउंट को रखेंगे जो हमने ऊपर में क्रिएट किया है, और वो अकाउंट होगा बाय रियलाइजेशन और बाय इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट का, वो होगा जो अमाउंट होगा उसको हम लोग उसके बीच में डिस्टिंग्विश करेंगे। और फिर लास्ट में हम लोग रखेंगे लास्ट में हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमारा अकाउंट ट्रांसफरी अकाउंट को भी रखेंगे, और वो होगा बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर। और इसमें निधि ये कहना चाहती है कि जहाँ जहाँ पे हमने कैश यूज किया, जैसे हमने बैलेंस को हमने ब्रॉड डाउन किया, जितना भी कैश है वो करेंगे, और रियलाइजेशन में जितना भी हमने पैसे दिया हुआ कैश होगा वो करेंगे, और जितना हमने ट्रांसफर को कैश दिया हुआ है वो भी हम यहाँ पे लिखेंगे। जितना हमने मतलब कैश का जो भी सीन होता है ना वो हम बैंक में लिखते हैं। अब हम लोग देखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन बुक ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। इसके लिए हमें दो मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। दो मेथड हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एक मेथड है हमारा मर्जरल मेथड, और दूसरा मेथड है परचेज मेथड। पहले हम लोग देखेंगे फर्स्ट वाले मेथड को, तो उसमें हमारे 5 कंडीशंस होते हैं। तो इस सारे कंडीशंस को, हम 5 कंडीशंस को हमने देखना पड़ता है। फर्स्ट कंडीशन, all assets and liabilities are acquired at the book value at same company carried out, सेम बिजनेस कैरीड आउट। जो बिजनेस होगा वो सेम ही होता रहेगा, ये नहीं होगा कि बिजनेस बाद में चेंज हो जाए। फोर्थ नंबर पे फोर्थ हमारा कंडीशन ये होगा, शेयर होल्डर जो होंगे वो एटलीस्ट 90% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल को शुड बिकम, उसको हम लोग करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर को ट्रांसफरी कंपनी में। और फिर उसके बाद फिफ्थ नंबर पे होगा हमारा, परचेज कंसिडरेशन शुड बी पेड ओनली इन इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर ऑफ ट्रांसफरी। दूसरा मेथड होता है हमारा, उसमें हमें देखना पड़ता है कि ये जितने भी कंडीशन है वो नहीं हो, तब हम लोग परचेज मेथड का यूज करते हाँ, हैं। इनमें से एक भी होगा तो हम इसको परचेस मेथड कर सकते हैं। अगर एक भी जो 5 कंडीशंस है, अगर उसमें 5 सेटिस्फाइड नहीं है तो हम ये मार्जिन मेथड नहीं कर सकते हैं। अब दीपिका हमें इन दोनों का डिफरेंस बताएगी। तो जैसे हम
अब पढ़ेंगे परचेज मेथड और मर्जर मेथड का डिफरेंस। तो इसकी डिफरेंस सबसे पहले आता है डेफिनेशन। डेफिनेशन को परचेज मेथड की ये होती है कि हम एक कंपनी को ऑब्टेन करते हैं दूसरी कंट्री से। हम एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदती है और पे कैश और शेयर से पे करके। और मर्जर मेथड होता है जब दो कंपनी आपस में कंबाइन होती है, एक नई कंपनी बनती है तब। और फिर इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है एसेट्स, और इसमें परचेस मेथड में एसेट्स और लायबिलिटीज फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड होती है, और मर्जर मेथड में एसेट्स और लायबिलिटीज बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड होती है। गुडविल परचेस मेथड में क्रिएट होती है अगर परचेस प्राइस नेट एसेट से ज़्यादा है, और मर्जर मेथड में गुडविल नहीं होती है। कैपिटल रिजर्व क्रिएट तब होता है तब परचेस प्राइस नेट एसेट से नेट एसेट से कम होता है, और ये मर्जर मेथड में एप्लीकेबल नहीं होता। इसका ऑब्जेक्टिव होता है एक्सपेंड करना और कंपटीशन को पूरा एलिमिनेट करना, और इसका ऑब्जेक्टिव होता है म्यूचुअल ग्रोथ, जो जिसकी दोनों कंपनी की इक्वल में ग्रोथ हो। और जो नेक्स्ट है कंट्रोल। कंट्रोल में एक्वायरर जो कंपनी खरीदता है उसके पास कंट्रोल रहता है, और मर्जर मेथड में दोनों के साथ सेम कंट्रोल रहता है, जो शेयर करते हैं दोनों कंट्रोल। और इसका एग्जांपल है जैसे कि फेसबुक ने एक्वायर किया था व्हाट्सएप को इन 2014, और मर्जर मेथड में जीएस के ने मर्ज किया था नोवर्टीज के साथ इन 2015। थैंक यू। हाँ, तो अभी हमने आप सबको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा जो पहले क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे एक बैलेंस शीट दिया हुआ है आशा लिमिटेड का। तो इस क्वेश्चन में क्या बताता है कि जो उषा लिमिटेड है वो आशा लिमिटेड को एक्वायर कर लेता है, और उसको एक्वायर करने के बाद हमें कुछ पीसी परचेज कंसिडरेशन देना पड़ता है ट्रांसफर अकाउंट को। तो कैसे कैसे दिया हम लोग देखते हैं इसमें। जैसे उसने पे किया है 40 रुपये फॉर payment in cash at 40 for every share in Asha Limited, and exchange of 4 share in Usha Limited of 50 rupees each at the market value of 80 share every share in Asha Limited. Further payment जो होता है वो 110 for every debenture in the Asha Limited. Prepare a ledger account in the books of Asha Limited. Pass open entries in the books of Asha Limited. तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें पता चला कि आशा लिमिटेड है वो जो ट्रांसफर अकाउंट है, और उषा लिमिटेड है जो ट्रांसफर अकाउंट है। अब जब ट्रांसफर अकाउंट को वो मर्ज करता है तो हम उसको कुछ परचेज कंसिडरेशन देना पड़ता है। तो हम उसके लिए हमें परचेज कंसिडरेशन फाइंड आउट करना पड़ता है। तो उसके लिए हमें दो मेथड होता है, तो मैंने पहले एक्सप्लेन किया था आपको। तो हम अब इसको जितना भी हमने क्वेश्चन को देखा तो हम उसके बेसिस पे हम इसका नेट पेमेंट मेथड निकालेंगे। नेट पेमेंट मेथड से हम इसका पीसी निकालेंगे। तो हमने जितने भी इक्विटी शेयर, देखो पहले हम वहाँ पे इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दोनों देते थे, पर यहाँ पे हमें कहीं पे भी मेंशन नहीं किया कि उसने यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर को भी दिया या प्रेफरेंस शेयर कहीं भी मेंशन है। तो हम यही एज्यूम करेंगे कि हाँ वहाँ पे सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स ही थे। तो हमने इक्विटी शेयर होल्डर को जितने भी कैश दिए हैं वो लिखेंगे, और इक्विटी शेयर होल्डर को हमने कितने शेयर्स दिए हैं वो लिखेंगे। उसके बाद हमारा पीसी आ गया 3,60,000। उसके बाद हम देखेंगे, अब हम उसका रियलाइजेशन अकाउंट खोलेंगे ट्रांसफर अकाउंट का। अब क्योंकि ट्रांसफर अकाउंट का रियलाइजेशन अकाउंट खोलना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसके जितने भी बैलेंस शीट में होंगे उसको हमें लिक्विडेशन करना है, उसको ख़त्म करना है। तो हम इसलिए इसका रियलाइजेशन अकाउंट खोलेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट में हम जो भी डेबिट साइड में होगा उसमें हम पूरा एसेट लिखेंगे, और जो क्रेडिट साइड में होता है उसका पूरा लायबिलिटीज लिखेंगे। जैसे उसने बिल्डिंग्स दिया, हमने क्वेश्चन में देखा कि बिल्डिंग्स दिया उसने 75,000 का, वो है बुक वैल्यू पे था। देखो वो था हमारा बुक वैल्यू पे, बुक वैल्यू पे था उसका। हाँ मतलब हाँ उसका जितना भी अमाउंट होगा उसका हम लिखेंगे। जैसे उसका बिल्डिंग का था 75, मशीनरी का उसका 50 था, फिर उसने स्टॉक को दिया 90,000, फिर डेटर्स को दिया उसने 80,000, फिर बैंक को दिया उसने 35,000, फिर उसने हाँ उसके बाद उतना हो गया। फिर उसके बाद हम उसके लाइबिलिटी साइड जाएंगे। उसका क्रेडिटर्स था 30,000, उसका डिबेंचर था 1 लाख, उसका वर्कमैन सेविंग था उसका 10,000, फिर उसने उषा लिमिट मतलब पीसी को हम दिया था 1,60,000। फिर उतना दे के बाद हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा
डेबिट साइड जो होता है वो ज़्यादा आता है तो हम उसको प्रॉफिट